हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज हम आगे बात करेंगे मेन से रिलेटेड कुछ मुद्दे या कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे इसका आंसर लिखना चाहिए, क्या प्रश्न का मतलब क्या प्रश्न का रोल है, क्या कह रहा है प्रश्न, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन है हमारा। और तो पहला इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे आखिरकार हमारा प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न की मांग क्या है। तो हम देखेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो हम यही देखेंगे। दूसरा, चुनौतियां क्या हैं कह रहा है इसमें। तीसरा, चर्चा की बात कर रहा है, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सामने कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, ऐसी बात। दूसरा क्या है कि प्रश्न की शुरुआत मतलब क्या इसने कहा है कि भूमिका से वर्णनात्मक रूप में कथन की व्याख्या करनी, साथ ही परिभाषा भी लिखनी, क्योंकि कह रहा है कि क्या समझते हैं आप। फिर क्या बताना है कि हाल की घटनाओं के आधार पर बताना और नई प्रवृत्ति के आधार पर भी बताना है। तो वर्णनात्मकता का उदाहरण मतलब देखते हुए हम इसमें थोड़ा देखेंगे कि क्या है कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र की सफलता नागरिकों को उपलब्ध वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से देखी जा सकती है। ठीक है। दूसरी तरीके से हम बता सकते हैं कि हाल की घटना के अर्थ में कहा जा सकता है, या ऐसे शुरू कर सकते हैं कि हाल ही में हांगकांग में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में नागरिकों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को चीन की सरकार के द्वारा जिस प्रकार दबाने का प्रयास किया गया वह नागरिकों की सक्रिय सहभागिता पर अंकुश लगाने जैसा है, या इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन के रूप में देखा जा सकता है। या कैसे कह सकते हैं कि यदि हांगकांग जैसी घटनाओं के आधार पर देखा जाए, यदि नागरिकों को अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं होगा तो ऐसे देश या ऐसी सरकारों को निरंकुश होने से नहीं रोका जा सकता। या फिर कैसे बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का स्थान जो मीडिया की स्वतंत्रता के संबंध में है वो 142 समथिंग है, पर मतलब इतना चले गए 135 स्थान पर पहले था, मतलब 135 से खिसक करके वो 142 आ गया है। तो हम रिसेंट के घटना के आधार पर भी बता सकते हैं कि हाल ही में रिपोर्ट्स मतलब विदाउट बाउंड्री जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मीडिया की स्वतंत्रता 2015 के 135वें स्थान की तुलना में 2020 में 142वें स्थान पर पहुंच गई है। यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। वस्तुतः वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की सफलता का आधारभूत शर्त होती है, क्योंकि यह निम्न कारणों से मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती है। अलग अलग तरीके हैं, यानी घटना के आधार पर कर सकते हैं, या मॉडर्न तरीके से लिख सकते हैं, या फिर एक नई प्रवृत्ति के आधार पर भी आप इसे जो है बता सकते हैं। कि बात की आज़ादी के बाद या वर्तमान सूचना आधारित समाज में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से नागरिकों द्वारा एक जवाबदेह जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जा सकती है, या सरकारों को जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसलिए वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता सक्रिय नागरिक और जवाबदेह सरकार दोनों के लिए आवश्यक होती है। यह स्वतंत्रता समाज के सुधार के लिए, समाज की गतिशीलता के लिए भी ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ नागरिकों की राजनीतिक सक्रियता के लिए भी आवश्यक होती है। तो ये एक नए नए ट्रेंड हैं आज का समाज सूचना आधारित समाज है, या फिर कौन कौन से ट्रेंड हैं कि वर्तमान पोस्ट थेरा में सत्य की प्रमाणिक खोज करने के लिए वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता बेहद आवश्यक है। फेक न्यूज़, या फिर कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ के वर्तमान दौर पे वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से ही विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचनाओं तक पहुंच बनाई जा सकती है। अगर एक खास किस्म की बातों को रोका जाए या खास किस्म की बातों को फैलाया जाए तो सच तो दब जाएगा ना। सच को अगर उभारना है तो आपको उसको रखने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर सच को दबा दिया जा रहा है तो फिर क्या मतलब है। तो हम क्या कह सकते हैं एक लाइन में, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम कह सकते हैं वर्तमान सूचना आधारित समाज में लोकतंत्र की सफलता के लिए वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता आधारभूत शर्त है। इसके माध्यम से ही वर्तमान फेक न्यूज़ के दौर में विश्वसनीय और प्रामाणिक सत्य की खोज संभव है। क्योंकि सक्रिय नागरिक के लिए आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक है कि क्षमताओं के विकास और नवाचारी विचारों को बढ़ावा मिले। मुखर नागरिक के लिए जो खुलकर अपनी बात मतलब रख सकें, तो उनके लिए सक्रिय नागरिकों के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए।
अब सक्रिय नागरिक समाज के लिए भी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। समाज में स्वस्थ संवाद की संस्कृति के लिए, समाज बदलाव के लिए, सामाजिक सुधार के लिए और जवाबदेह सरकार और जीवंत लोकतंत्र के लिए भी नागरिकों द्वारा सरकार से अधिकारों की मांग की जानी चाहिए। सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया जाना चाहिए। बहुमत ही नहीं, अल्पमत सुरक्षित होना चाहिए। तभी तो ये संभव होगा। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तो होगी। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के सामने खतरे क्या क्या है। देखिए, हमारे विचार हमारे हैं ही नहीं, हम सही तरीके से सोच विचार ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे विचारों को कोई और आकार दे रहा है। अपने विचारों को हमने कैद कर लिया है। जो हम नहीं सोचना चाहते वो भी हमें सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार हम न्यूज़ देखते हैं तो मन बड़ा उदास सा हो जाता है। समाज में कुछ बचा ही नहीं है। समाज कितना ज़्यादा पतित हो चुका है, शासन कितना भ्रष्ट हो चुका है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कई बार कुछ अन्य तरीके की सूचनाओं के आधार पर लगेगा कि देश में सब कुछ अच्छा है, हो रहा है, अच्छी सरकार है, समाज है, नागरिक हैं। दोनों तरीके की सूचनाएं हमारे सामने आती हैं। जो सूचनाएं जिस तरीके से रखी जाती हैं, इनको इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आप उसी तरीके से सोचना शुरू कर दें। आज कई यूट्यूबर हैं, आप उनकी तरफ जाइए, एक खास एजेंडा, मतलब एक ख़ास किस्म का एजेंडा उनके द्वारा चलाया जाता है। आप न्यूज़ चैनल में जाइए, ख़ास किस्म का एजेंडा उनके द्वारा चलाया जाता है। किसी एक मुद्दे को किसी एक मुद्दे को वो इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि आप उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर आपके जो विचार हैं और कोई और बना रहा है। शायद अगर आप उन न्यूज़ चैनल के इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं, यूट्यूब चैनल के इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं, तो शायद आप संयमित, निष्पक्ष, संतुलित तरीके से उस मुद्दे पर अपना विचार रख पाते हैं। लेकिन इस तरीके के एजेंडा मतलब ये चलता है कि वहाँ पर आपका एक खास किस्म का विचार बन जाता है। जैसे कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात का एक मुद्दा आया, तो इस मुद्दे के आधार पर पूरी मुस्लिम सोसाइटी का जिस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ कई लोगों ने बोला कि बताइए कितना लापरवाही है। अलग अलग मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों के वीडियो उस वक्त वायरल हुए। ठीक इसी तरीके से कई मंदिरों के भी वायरल हुए। बोला गया कि जो धार्मिक लोग हैं पथभ्रष्ट हैं, इनका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरीके से आप एक समाज के बारे में खास किस्म का विचार आप प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो लोगों के विचार भी उसी तरीके से निर्धारित हो जाते हैं, और विचार जब ऐसे बनेंगे तो उनकी अभिव्यक्ति भी उसी तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा सीएए जब प्रोटेस्ट हुआ, तो उस दौरान जब आंदोलनकारियों से पूछा जाता था कि आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि हम नेशनल सिटीज़न रजिस्टर में अपना नाम दर्ज नहीं कराएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि आप सीएए कानून का विरोध कर रहे हैं और सीएए कानून पर बात करने के बजाय आप एनआरसी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एजेंडा चलाया गया है। कुछ लोगों ने बताया है कि एनआरसी, ईटीसी, ये सब चीज़ें, जो भी विरोध करना है तो विरोध के तर्क स्पष्ट होने चाहिए थे, आधार स्पष्ट होने चाहिए थे, और जो आंदोलन में सहभागी थे उनके पास तक ये सूचना जानी चाहिए थी। लेकिन सूचना गई कि वर्तमान सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, अब तो मुस्लिम असुरक्षित हैं, ये सब चीज़ें इस तरीके की। तो इस तरीके का प्रचार फैलाया गया। लोगों का विचार था कि एक तरफ हिंदू पोलराइजेशन, दूसरी तरफ मुस्लिम पोलराइजेशन। तो इस तरीके का जो पोलराइजेशन है, कई बार जो न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग है वो ये नहीं चाहता, ये सब नहीं सोचता होगा, नहीं मतलब हिंदू सही या गलत, मुस्लिम सही या गलत, हम लोग मतलब अलग अलग हैं, ये सब सामान्य स्थितियों में वो नहीं सोचते हैं। लेकिन जब ऐसी सूचनाएं दिमाग में डाली गई, वहाँ पर पोलराइजेशन हो जाता है। तो आज के समय में हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा फेक न्यूज़ है। पोस्ट ट्रुथ एरा में सच की खोज कर पाना बहुत मुश्किल काम है, और इस फेक न्यूज़ ने हमारे विचारों को इतना ज़्यादा बदल दिया है कि जो हम नहीं हैं वो भी हम बनते जा रहे हैं। ये गंभीर समस्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि वर्तमान सूचना आधारित समाज में सूचनाओं द्वारा लोगों के विचार और व्यवहार में बदलाव संभव है, लेकिन वर्तमान पोस्ट ट्रुथ एरा में मिथ्या सूचनाओं द्वारा नकारात्मक लोगों के विचार में बदलाव आता है। दूसरा हम क्या कहेंगे कि वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य या नागरिक समाज का बढ़ता नियंत्रण। कैसे? जैसे कई बार देखा जाता है कि
राज्य लोगों के विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में 10 ऐसे एफआईआर जर्नलिस्ट के ऊपर दर्ज किए गए। गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल, अलग अलग जगहों पर किया गया, जहां पर जो पत्रकार हैं उनकी बातों को रोकने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों की बातों को रोकने का प्रयास किया गया। वो वैलिड हैं, अगर कोई इनवैलिड है तो उसके लिए कानून बने हैं, लेकिन अगर कई वैध तरीके से लोग अपनी बातों को रखे रहे हैं और उसको भी रोकने का प्रयास किया जाए तो ये गलत बात है। कई जगहों पर यह भी बोला गया कि मीडिया को अनावश्यक रूप में रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर भी वो चीज़ें गलत हैं। अगर कोई अपनी बातों को रखना चाहता है धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से तो रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो सरकार द्वारा अनेक पत्रकारों की, मैंने क्या बताया, गिरफ्तारी की गई। पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया। नागरिक समाज द्वारा भी फिल्मों और पुस्तकों पर प्रतिबंध की मांग की गई। नागरिक समाज कैसे जिम्मेदार है? देखिए, कोई फिल्म आ रही है और वो धर्म के खिलाफ है, भावनाओं के खिलाफ है, इस आधार पर बैन लगाने की बात की जाती है। तीसरा खतरा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए देखा जा रहा है, जहाँ पर हेट स्पीचेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। मतलब घृणास्पद वाक्य, यानी दूसरे जाति या धर्म समूह समुदाय को लक्षित करके, उनको टारगेट करके उनके खिलाफ घृणात्मक कथन कहकर उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है, हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम के खिलाफ भी, मतलब ये रिवर्स भी है, उल्टा। निम्न उच्च जातियों भी एक दूसरे पर घृणात्मक स्पीच, मतलब हर किसी के द्वारा देखा जा रहा है, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। समाज में ऐसे लोगों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके तहत वर्बल वायलेंस बहुत बढ़ भी गए हैं इनफैक्ट। मतलब सोशल मीडिया पर अगर कोई अपनी बात रखता है तो वहाँ सीधे गाली गलौज बहुत बुरी तरीके से दी जाती है। अपने आप में समाज में बढ़ती वैचारिक असहिष्णुता नागरिक समाज का सबसे बड़ा खतरा है। समाज में बढ़ती वैचारिक असहिष्णुता क्या है? घृणास्पद वाक्य में वृद्धि, धार्मिक, जातिगत या क्षेत्रीय भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया में बढ़ती शाब्दिक हिंसा। चौथा वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी समस्या है। एक तो हम अपने विचारों को सबके सामने रखना चाहते हैं, दूसरा हम चाहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित रहें, प्रभावित ना हो, हमारी सूचना दूसरों तक ना पहुँचे। लेकिन आज व्यक्ति के जीवन में नए आयामों का विकास हो रहा है। हम केवल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं, आज हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति समाज में आगे बढ़ रही है। समाज काफ़ी आगे बढ़ा, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हुई हमारे वर्तमान समाज के साथ, लेकिन समस्या ये है कि आज जो नई सोसाइटी देख रहे हैं इसमें खतरा क्या है? हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे वो ख़त्म हो रहे हैं, वैकल्पिक संस्थाएं हमारी ख़त्म हो रही हैं, नया जीवन वो आ रहा है जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, आभासी जीवन कहते हैं। वर्चुअल रिलेशनशिप की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं। जो फिज़िकल वर्ल्ड था हमारा, जो हमारा सोशल रिलेशनशिप था, उसकी जगह कोई और ले रहा है। आज रिश्तेदारी नातेदारी का बड़ा तेज़ी से ह्रास हुआ है। एक घर में रहने वाले माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद ना के बराबर होता जा रहा है। लोग फ़ोन पर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। पूरी तरीके से बातचीत, यहाँ से उल्लास का माहौल था वो अलग तरीके से होता जा रहा है। इस तरीके से अब लोगों के जीवन में अच्छे दोस्त की परिभाषाएं खत्म होती जा रही हैं। पहले लोगों के रिश्तों में चाचा मामा मौसा नाना नानी ये सब रिश्ते नाते हुआ करते थे, आज भी है, लेकिन क्लोजनेस, इमोशनल मतलब ज़्यादा पहले देखा जाता था, वो अब बड़ी तेज़ी के साथ घटा है। उसकी जगह पर लोगों की जो सक्रियता है सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। फेसबुक के माध्यम से हम किसी इंसान की सफलता असफलता को देखने की कोशिश करते हैं। किसी ने पोस्ट डाला कि हमने मर्सिडीज खरीदा है, यहाँ खुशी से ज़्यादा स्टेटस पर लोग दिखाते हैं कि हमने मर्सिडीज खरीदा है। कोई अपना मतलब बंगला, कोई अमेरिका, मतलब ये सब चीज़ें जो है जगहों पर पोस्ट डालकर स्टेटस दिखाना चाहते हैं। एक सर्वे भी आया है कि इंडिया में लोग विदेशों की यात्रा इसलिए करते हैं कि वे अपने सोशल स्टेटस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं। तो कई बार घूमने जिस खुशी के साथ जिसके लिए भी गए थे वो पर्पस क्या हो जाता है ना, फिर डाइल्यूट सा हो जाता है। तो एक तरीके की एक्टिंग चल रही है सोशल मीडिया के लेवल पर। फेक तरीके से अपने आप को हम वहाँ पर रखते जा रहे हैं, तो एक फेक पर्सनैलिटी, एक फेक वर्ल्ड बनता जा रहा है, एक रिलेशन वहाँ पर बनते जा रहे हैं। हम वहाँ पर दिखाते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे कपल हैं। कपल चैलेंजेस अभी फेसबुक पर स्टार्ट हुआ, तो कई बार वर्चुअल मीडिया पर आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो पर्सनल लाइफ से काफ़ी अलग है।
वर्चुअल मीडिया मतलब फेमिनिस्ट हो, डिप्राइव्ड लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और पर्सनल लाइफ का मतलब हो गया आपके घर में ही आप अपनी ही बहन बेटी पत्नी को पीटते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तब आपका प्रोग्रेसिव थॉट नहीं रहता है। इससे वर्चुअल वर्ल्ड हमारे जीवन में धीरे धीरे इंक्रोच कर रहा है। हम जो नहीं है हम वो बनने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ें हमें और ज़्यादा उलझाती हैं, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति दुखी है। गौतम बुद्ध ने कहा था जीवन है तो दुख है, दुख है तो कारण है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण भी, और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग भी उन्होंने बताया है। तो ये सच्चाई है। कई बार हम इन चीज़ों से मुंह मोड़ने का प्रयास करते हैं। हम दूसरों को देखते हैं जैसे अंबानी जी बहुत खुश होंगे, ये सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कारणों से दुख है, विषाद है। उसी के साथ हमारे पास खुश रहने के अनगिनत कारण है। बस खुश रहने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। अब कई बार वो एंजॉय और प्लेजर नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे ट्रैप में उलझ रहे हैं जहाँ पर दिखावापन ज़्यादा है और वास्तविकता कम है। जब तक हम अपने आप को वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हम जो हैं उसी रूप में सबके सामने अपने को लेकर अपने आप को लेकर आए, वो अपने को अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास सही नहीं है। लेकिन कोशिश हर एक व्यक्ति की यही होती है कि वह जो है उसको छिपाए और जो नहीं है उसको सामने लेकर आए। जैसे आपने टिकटॉक पर देखा होगा, तो आभासी जीवन में व्यक्ति की सक्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है। निजी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक होना एक अलग तरीके का खतरा बढ़ रहा है। निजी जीवन में बाहरी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। वर्तमान में मीडिया के सामने आ रही चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें। अब चुनौतियों का क्या मतलब है कि लोकतंत्र, पहले तो देखें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, मीडिया की भूमिका, और वर्तमान में चुनौतियां देखो क्या है। देखो लोकतंत्र सफल कब होगा, हमने कहा लोकतंत्र एक दो तरफा संबंध है। हमारे एक तरफ हमारी सरकारें हैं, दूसरी तरफ नागरिक है। तो सरकारें अगर जवाबदेह हैं तो बेहतर तरीके से नागरिकों के बारे में सोच रही हैं, संवेदनशील हैं, तो ऐसे में नागरिक भी कानूनों का पालन करते हैं। नागरिक भी एक सक्रिय संजीदा नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। देखा जाता है कि सरकार और नागरिक दोनों ही अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं करते हैं। सरकार की भूमिका है देश में कानून व्यवस्था सही तरीके से बनाए रखना, विकास की ज़रूरतों को बनाए रखना, लोगों की गुणवत्तापूर्ण जीवन को दशाओं को उपलब्ध करना। सरकार इनके लिए नियम कानून बनाती है। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका एक तो व्यक्तिगत जीवन में वह स्वस्थ विचार के लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करे, यानी हम जब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उस वक्त भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचारों से ओतप्रोत हों। और जब हम सार्वजनिक जीवन में जाएं तो राज्य सरकार की गलत नीति का विरोध कर सकें, फीडबैक दे सकें। तो सरकार और नागरिक को बेहतर करने में मीडिया एक ब्रिज की तरीके का काम करती है। अब कैसे है देखिए, असल में मीडिया का काम सूचनाओं का प्रसारण करना होता है। इन सूचनाओं के आधार पर ही हमारा ओपिनियन ड्रॉ होता है, जिसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। तो मीडिया का पहला काम होता है एजेंडा सेटल, यह एजेंडा निर्धारित करती है। अब मीडिया अगर चाहे तो एजेंडा के रूप में वो तैमूर की पहली प्राथमिकता दे दे। अब अभी विराट और मतलब आपने देखा मतलब कैसी, अभी क्या काफ़ी दिन पहले की बात है जब विराट और उनकी शादी हुई थी, तो उनके बच्चे का लोग बताइए वेट कर रहे हैं, उनके बारे में मतलब बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया चाहे तो मतलब उसको एक बड़ा मुद्दा बना दे, और चाहे तो एक मतलब छोटे से हिस्से में किसान की आत्महत्या को एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, छोटा मुद्दा जैसे भी चाहे मतलब। तो कहीं एक बहन बेटे के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, उसको बड़ा मुद्दा बना सकती है। तो ये मीडिया पर निर्भर करता है कि वह किन मुद्दों को चयन करती है। जिस मुद्दे को मीडिया चयन कर लेती है और हमेशा यानी कि 24/7 दिखाना शुरू कर देती है, वो मुद्दा अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। और उस मुद्दे के आधार पर सरकार को भी अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में एजेंडा सेटर के रूप में स्वस्थ एजेंडा को सेट कर रहा है या नकारात्मक एजेंडा को सेट कर रहा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा काम वॉच डॉग का है, मतलब सरकार की निगरानी करने वाली संस्था नागरिकों की तरफ से सरकार के कार्य की निगरानी करती है। कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, मीडिया
पहुंच गई। स्कैम का घोटाला मीडिया बता रही है। तीसरा, मीडिया एक सिविल फोरम यानी कि नागरिक मंच है। वह सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाता है और लोगों के पास जाकर पूछता है, अच्छा आप क्या सोच रहे हैं। तो मीडिया जब सरकार के पक्ष को बुलाता है तो सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में बताता है, तो सरकार की नीतियाँ, योजनाएं और उद्देश्य लोगों को पता चल पाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो सरकार के बारे में सोच रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं क्या कानून या नियम होने चाहिए, उसकी सूचना भी सरकार तक पहुंच पाती है। टू वे कम्युनिकेशन या मीडिया के द्वारा बना दिया जाता है। कुल मिलाकर मीडिया लोगों को जागरूक बनाने में, स्वस्थ बनाने में, सही सूचनाएं देने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारों को जवाबदेह बना सकती है, सरकारों के गलत कार्यों को एक्सपोज कर सकती है और इसके जरिए नागरिकों को सक्रिय बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, चाहे वो अन्ना का आंदोलन रहा हो या हाथरस का मुद्दा रहा हो या दिल्ली का जो एक कांड हुआ हो, निर्भया कांड जिसे कहते हैं, वो रहा हो। इस तरीके के मुद्दों में सरकार के लिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो एक चौथे स्तंभ के रूप में बात करें मीडिया की, तो निश्चित रूप में इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मीडिया की भूमिका हम देखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप, नागरिक के जनमत का निर्धारण इसके द्वारा होता है। दूसरा, एजेंडा का निर्धारण, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार को जवाबदेही से बनाया जा सकता है और नागरिकों के शासन में सक्रिय सहभागिता होती है। मीडिया की परिचर्यात्मक लोकतंत्र का आधार है। दूसरा क्या कहेंगे कि निगरानी करने वाली संस्था है, जैसे अपराध है, भ्रष्टाचार है, कुशासन है, लोगों के सामने लाया जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखने को मिलता है, महिला सुरक्षा आंदोलन देखने को मिलता है। तो यह समाज के, नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखेंगे, समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्गों की आवाज़ भी बन सकती है, जैसे महिला, SC ST, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे मीडिया द्वारा ही लाया जाता है न्यूज़ में। चौथा क्या बताएंगे कि सिविल फोरम या नागरिकों का मंच है, जैसे सरकार की नीतियों योजनाओं के संबंध में नागरिकों को सूचना देना, नागरिकों की शिकायत या मांग को सरकार तक पहुंचाना। तो इसे हम कहते हैं भागीदारी लोकतंत्र की। सरकार और नागरिक के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया। मीडिया का एक अलग सा रूप जो इधर आया है वो खतरा भी है, अच्छा भी है, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। अब बहुत सी सूचनाएं नेशनल मीडिया में आती ही नहीं है, दबा दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया कोई भी छोटी सी घटना घटे उसे ऊपर तक पहुंचा देती है। नई घटना नई क्या एक आपने देखा होगा कि नेताजी के द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई, तो SDM DM उपस्थित थे, उनके सामने विवाद हुआ, विवाद में ही किसी ने गोली मार दी, बाद में अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जब आपके होते हुए इस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हो सकती है, इस तरीके की घटना गंभीर बात है भैया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि वो घटना बाहर कैसे आई, आपने देखा होगा फेसबुक पर तमाम वीडियो सर्कुलेट हो गए। तो ये सोशल मीडिया की ताकत बड़ी अलग तरीके की है। छोटी से छोटी घटना जो पहले दबाई जा सकती थी, अब हर एक घटना को छिपाना बड़ा मुश्किल हो गया है, चाहे वो सरकार हो, विपक्षी दल हो, आम आदमी हो। आप अपने से जुड़े मुद्दे को नहीं दबा सकते हैं, कहीं ना कहीं वो निकलेगा ही। ये डिसेंट्रलाइज पत्रकारिता का ज़माना है, कि माइक और मैटर ये सब चीज़ें पता हो, बोलना शुरू कर दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए। इन सभी को विकेंद्रित पत्रकारिता कहते हैं। इससे स्थानीय मुद्दे जो है ऊपर उठकर आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वर्तमान में परंपरागत मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के द्वारा पत्रकारिता का विकेंद्रीकरण देखा जा रहा है। इससे स्थानीय मुद्दे भी चर्चा में आ रहे हैं और उपेक्षित मुद्दे भी आ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि मीडिया के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। हम अभी बात कर रहे थे ना कि मीडिया के समक्ष चुनौतियां, तो हमने कहा कि एजेंडा सेटर है। एजेंडा सेटर के कारण इसके पास ये फ़ायदा है कि ये किसी ऐसे मुद्दे का एजेंडा सेट कर सकती है जो पूरे के पूरे नागरिकों को सोचने के लिए और सरकार को काम करने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन अगर यही मीडिया पूर्वाग्रह से युक्त एजेंडा सेट का कार्य करना शुरू कर दे, सिलेक्टिव जर्नलिज्म, चयनित पत्रकारिता हम कहते हैं उसको, सबसे बड़ी चुनौती चयनित पत्रकारिता की क्या है। आज हमारा मीडिया दो खेमों में बटा हुआ है, सरकार के साथ और सरकार के खिलाफ। बहुत से लोग इसके लिए अलग अलग शब्दावलियाँ प्रयोग कर इस्तेमाल करते हैं। कोई मोदी मीडिया कहता है, कोई अलग तरीके का मीडिया बोल देता है। मीडिया की समस्या, अगर एक चैनल खोलें और देखें तो निराशा लगती है। लगता है कि देश बस खत्म होने वाला है, भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, भारत के पास 1 रुपया नहीं बचा है, किसी के पास नौकरी अब नहीं बची ही नहीं है,
पूरे देश में केवल बेरोजगारी है, लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं, तो ये सब क्या है, निगेटिव है। दूसरा वो है जिनको हम देखें तो लगता है कि क्या देश है, मतलब घर घर में 4 पहिया वाहन पहुँच चुके हैं, हर लोग मतलब सब कुछ है, उनके पास फ्लैट है, देश बदल रहा है, अच्छे दिन आ चुका है, मतलब अच्छे दिन आ चुके हैं। तो एक तरफ आशावादिता अपने आसमान पर, दूसरी तरफ निराशावादिता अपने आसमान पर है। कोई भी सरकार होगी तो सरकार का एक सकारात्मक पहलू होगा, सरकार की कई योजनाएं ऐसी होंगी जो अच्छी होंगी और कई नकारात्मक होंगी। मीडिया को जो लोग ये समझते हैं कि केवल सरकार का विरोध करना मीडिया का काम है, तो ये बिल्कुल गलत है। मीडिया का काम केवल सरकार का विरोध करना नहीं है, बल्कि सरकार की अच्छी योजनाओं के लिए सरकार की तारीफ करना और अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाना है कि इन योजनाओं से लाभ लीजिए, और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसका खुलकर विरोध करना ही मीडिया का काम है। लेकिन आज के चयनित पत्रकारिता के दौर में मीडिया बटी हुई है, या तो अच्छी या तो बुरी, कोई बैलेंस तरीके से नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी मीडिया के अपने अपने एजेंडा हैं, सभी अपने अपने एजेंडा के आधार पर काम कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है देश का कि अगर ऐसा चलेगा तो मीडिया सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। हमारी मीडिया मतलब लुटियंस मीडिया है। लुटियंस वह जोन जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, लुटियंस मीडिया को वो चीज़ें अक्सर दिखाई देती हैं जिसे हम इंडिया वर्सेस भारत कहते हैं। तो वो भारत के मुद्दे को दिखाने के बजाय इंडिया के मुद्दे को ज़्यादा दिखाते हैं, यानी कि अर्बन सेंट्रिक मीडिया है या शहर केंद्रित मीडिया है, उसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। गाँव गरीबों से जुड़े मुद्दे हमारे मीडिया चैनलों में बहुत कम दिखाई देते हैं, अगर दिखाई भी देते हैं तो खास अवसरों पर। एक तरीके से मीडिया राजनीतिक पर्यटन शुरू होता है। जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाला है, अब मीडिया के जितने कर्मी हैं माइक उठाकर वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। अमूमन मीडिया के मुद्दे शहर केंद्रित ज़्यादा हैं, गांव या ग्रामीण या वंचित या गरीब के मुद्दे नहीं होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम है। हमारे देश के रिमोट एरिया जैसे जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम होता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो तीसरा में क्या, सबसे बुरा मीडिया कॉरपोरेट घराने के माध्यम से चलाई जा रही है, पत्रकारों के बजाय बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा चलाई जाती है। बिजनेसमैन के हिडन एजेंडा होते हैं, मतलब अगर सरकार उनके लिए नहीं काम करती है तो उनको यानी कि मीडिया को करना शुरू कर देती है, तो सरकार के खिलाफ होता है और सरकार उनके साथ है और मीडिया को अच्छी बातें करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से सरकार से लाभ लेने वाली मीडिया, सरकार का विरोध करके नई सरकार बनाने वाली मीडिया, दोनों तरीके की मीडिया दिखाई देती है। ये जो नई मीडिया हम देख रहे हैं, ये गॉसिप पत्रकारिता, येलो पत्रकारिता, इन सब में बहुत उलझी हुई है। सेंसेशन क्रिएट करना, टीआरपी गेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। कई बार डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि मीडिया का मूल काम क्या है, किस तरीके की अपनी बातों को रखा जाए। यहाँ पर न्यूज़ क्या है, जैसे सास बहू साजिश दिखा रहे बिग बॉस, पैसा लेकर खबर छप दी जाती है। कई बार सेलिब्रिटी की गलत बातों को मीडिया जो है छिपा देती है, इसके बदले उनकी इमेज बदलने के लिए कुछ और दिखाती है, उसे पेड न्यूज़ कहते हैं। 2018 में ये स्थिति आपने देखी होगी पहले कि एक साल में 6 बड़े पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। खौफ था पत्रकारों के बीच। कई बार मीडिया का रूड बिहेव देखने को मिलता है। कई बार मीडिया के कारण देश की सुरक्षा के सामने खतरा भी हो जाता है, जैसे मुंबई आतंकी हमले में हमने आपको पहले बताया था। तो हमने क्या बताया कि सरकार के ऊपर मीडिया को प्रतिबंधित करने का आरोप है। मीडिया की सेंसरशिप लोकतंत्र विरोधी धारणा है। अनेक राज्य सरकारों द्वारा मीडिया कर्मियों की गिरफ्तारी देखी गई। इसी कारण रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रस्तुत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति 2015 में 136वें रैंक की तुलना में 2020 में 142वें रैंक जो है देखी गई। यह स्थिति भारत की थी, म्यांमार की 139 थी, अफगानिस्तान की 122 थी और भूटान की 67, नेपाल की 112, श्रीलंका की 127 मतलब थी। इन सब से भी सोचो पिछड़ा अपना इंडिया। हालांकि इसमें तो सच्चाई है, लेकिन कई बार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं। देश की स्थिति खराब दिखाई जाती थी। ये पहले तो और ज़्यादा होता था, अभी भी हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बहुत प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक आधार बना सकते हैं इस चीज़ को समझने का कि क्या हमारे सामने खतरे आज आ रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के सामने खतरे बढ़ रहे हैं। प्रशांत भूषण मामला आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वर्तमान में मीडिया पर कॉर्पोरेट घरानों का वर्चस्व देखा जा रहा है। ये अपने निहित स्वार्थों के कारण एजेंडे के तहत कार्य
करती हैं। चयनित पत्रकारिता का चलन है सरकार के पक्ष में, एक देख रहा होगा आपने, मीडिया की निष्पक्षता प्रभावित होती, दूसरा सरकार के विरोध में। फिर हमने क्या बताया कि भारतीय मीडिया का अभिजात्य स्वरूप यानी कि शहर केंद्रित मुख्य धारा की मीडिया से गांव, दुर्गम क्षेत्र या आय नागरिकों के मुद्दे गायब होते दिख रहे हैं। फिर क्या है, पत्रकारिता की नैतिकता में गिरावट आई है, पेड न्यूज़ का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, टीआरपी को ध्यान में रखकर सनसनीखेज समाचारों का प्रसारण होता है, गॉसिप पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता देखने को मिलती है, मीडिया ट्रायल होता है। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि मीडिया को नियंत्रित करने के बजाय उसका स्वनियमन उचित है, यानी कि मीडिया को स्वस्थ विमर्श को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। ये दो काम आप कर दीजिए। तो ये था आपका वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब नेक्स्ट बात करेंगे निजता का अधिकार, आखिरकार इसका निहितार्थ क्या है, इसके कुछ पॉजिटिव निगेटिव फैक्ट के बारे में हम देखेंगे। तो ये आज इसमें ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू।